ओके, सो वेलकम टू एनवीएस लॉ कॉलेज। और आज का जो टॉपिक है वो है 5 पेपर। ठीक है ना? वेरी गुड। हमें चलता रहा कुछ ना कुछ। एनवीएस लॉ कॉलेज, आज का टॉपिक है ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार। ठीक है, बहुत सुना हुआ है हमने इसके बारे में। कौन सा पेपर है? एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर, पेपर 5। ठीक है, सो हमारा कॉलेज में एडमिशन चालू है एलएलबी थर्ड ईयर का, और बाकी जो ये सब्जेक्ट नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, सो अगर आप कराना चाहो तो एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, मिनिमम फीस है और सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ठीक है, एलएलबी का डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है विदाउट एंट्रेंस, 3 ईयर है। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं मीनिंग। पहले लेते हैं मीनिंग की हिंदी। जानती हूँ क्या होगा इसका अर्थ? ठीक है, क्या होता है मानवाधिकार? तो देखो, अगर हम कॉमन सेंस लगाएं तो क्या है मानवाधिकार? थोड़ा हम तिरछा लिख रहे हैं ना, थोड़ा स्ट्रेट कर दो। प्लस अधिकार, है ना? ह्यूमन प्लस राइट, इंसान का अधिकार, मानव का अधिकार। इंसान का क्या अधिकार हो सकता है? नॉर्मल शब्द है। ठीक है, और अगर इसको थोड़ा सा अपना लैंग्वेज में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? मानव अधिकार अंतर्निहित सार्वभौमिक और अविभाज्य अधिकार है जो सभी मनुष्यों को, चाहे उनकी जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, जातीयता, भाषा, धर्म या कोई अन्य स्थिति कुछ भी हो, इन्हें दिख रहा है ना? इतना सारा मैंने पूरा एक हिस्ट्री निकाल के रखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ह्यूमन राइट्स वो अधिकार हैं जो क्या है? अंतर्निहित है, इनहेरेंट है, यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक है, सभी को प्राप्त है। इंडिविजुअल है, अविभाज्य राइट्स हैं, और बिलोंग टू ऑल ह्यूमंस, और किससे संबंधित है? सभी मनुष्यों को प्राप्त है। ठीक है, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस, sex, nationality, ethnicity, language, religion or any other status, चाहे उनकी जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, लिंग मतलब पुरुष, स्त्री, थर्ड जेंडर, कास्ट, भाषा, धर्म या कोई अन्य स्थिति कुछ भी हो, सभी को मानवाधिकार प्राप्त है। इन्हें अक्सर कैसे प्रदान किया जाता है? संधि करके, प्रथागत तरीके से, अंतरराष्ट्रीय लॉ, इंटरनेशनल लॉ द्वारा, कानून के द्वारा, और अन्य तरीकों से प्रदान किया जाता है। तो संधियां कैसे होती हैं? इंटरनेशनल। मान लो प्रथा, हमारे प्रथाओं में जो लोगों को अधिकार प्राप्त है, जैसे लड़कों को प्रॉपर्टी का अधिकार प्रथागत रूप से प्राप्त है। ठीक है, लेकिन सिर्फ क्या प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं है, कुछ कॉमन जो हमारे बेसिक राइट्स हैं उसको ह्यूमन राइट्स कहते हैं। क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा और कुछ अन्य कानून बना के, जैसे हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, फंडामेंटल राइट है ना, वो ये अधिकार क्या करता है? गरिमा और कल्याण के जीवन के लिए मौलिक और आवश्यक है। क्या है? एक मानव जीवन को गरिमापूर्ण बनाने के लिए और कल्याण करने के लिए, एक इंसान को एक अच्छा जीवन देने के लिए क्या ये आवश्यक है? ठीक है, ओके, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया है, सो कट करने का बता। सो जो ये हाईवुड यहाँ पे है, ये यहाँ पे रहेगा। ठीक है, क्या है ये एक विधि शास्त्री है। ठीक है, फिलोसफर है, और बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं। ठीक है, फिलोसफर लिख लो यहाँ पे। क्या कहा है इन्होंने? इन्होंने ह्यूमन राइट्स की एक परिभाषा दी है। मानवाधिकार वे अधिकार हैं, मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो लोगों को मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। वे प्राकृतिक अधिकारों का आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष संस्करण है। और क्या है? मानवाधिकार वो है जो व्यक्ति को सिर्फ इसलिए प्राप्त है क्योंकि वो मानव है। क्या है? ह्यूमन राइट्स सिर्फ वो अधिकार है जो किसी व्यक्ति को, जो किसी मानव को सिर्फ इसलिए प्राप्त है क्योंकि वो मानव है, इसलिए उसको मानवाधिकार प्राप्त है। तथा और क्या है ह्यूमन राइट्स?
जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं हमारे, नाउ तुमको ये सारे शब्द बहुत अजीब लग रहे होंगे, ये क्या प्राकृतिक अधिकार क्या है, तो हम लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे और नेचुरल लॉ पढ़ेंगे। अभी नेचुरल लॉ तो इसी में पढ़ेंगे, इसी सब्जेक्ट में, और ज्यूरिस्प्रूडेंस अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे, तो वहां देखेंगे, ठीक है। वहां पे आइए, कब मॉडर्न रूप है, ठीक है, क्या है मॉडर्न रूप है। ओके, मॉडर्न रूप है, ठीक है, जो हमारे प्राकृतिक अधिकार हैं, जो प्रकृति नेचर ने हमको दिया हुआ है, उसका मॉडर्न रूप है। ये रहा इंग्लिश में इनका। ये परिभाषा किसने दी है? एंड्री हैवुड ने। ह्यूमन राइट्स आर राइट्स टू विच पीपुल आर इंटाइटल्ड बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन। ना थोड़ा सा अगर तुमको वर्च्यू अगर हार्ड लग रहा है, तुम इसको ऐसे लिख सकती हो, ह्यूमन राइट्स आर राइट्स which people are people held because they are human। बट चूंकि हमको उनके ही लैंग्वेज में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, एक बार उनकी लैंग्वेज में लिख लेंगे, फिर उसको अपना ऐसे क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक। नाउ ह्यूमन राइट्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, मानवाधिकार के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ठीक है। दे आर यूनिवर्सल, क्या है, सार्वभौमिक है, मतलब विश्व में सभी को प्राप्त है, चाहे जेंडर के आधार पे हो, चाहे लिंग कास्ट के आधार पे हो, चाहे रिलीजन के आधार पे हो, एनी आधार पे सभी को ये मानवाधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है। फंडामेंटल होते हैं, मानव जीवन के लिए क्या है, बहुत अति आवश्यक है, ठीक है, फंडामेंटल है। फंडामेंटल राइट पढ़े हो ना? ओके। यह निरपेक्ष होते हैं, अब्सोल्यूट होते हैं, ठीक है, पूर्ण होते हैं, किसी शर्त के अधीन नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमारा जीवन का अधिकार है तो किसी शर्त के अधीन नहीं होगा, ठीक है, पूर्ण होगा, अब्सोल्यूट होगा। और इंडिविजिबल होते हैं, अविभाज्य होते हैं, इनको बांटा भी नहीं जा सकता, ठीक है, इनको क्या नहीं किया जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, पुरुषों को क्या कर दो, जीने का अधिकार दे दो, औरतों से जीने का अधिकार छीन लो, ठीक है, ऐसा आप नहीं करोगे, ठीक है। ओके। कैसे हुआ मानवाधिकार का विकास, कैसे हुआ? देखो, तो मानवाधिकार जब से मानव पैदा हुआ है उसी के साथ पैदा हुआ, ठीक है। सो जितना पुराना इतिहास मानव का है, उतना ही पुराना इतिहास इसका भी है। बट फिर भी कुछ तो हमको लिखना पड़ेगा, है ना, इतना लिखेंगे हम जब से मानव पैदा हुआ, उसके बाद क्या हुआ। लेकिन रिटन रूप में कहाँ इसका उदय हुआ, रिटन रूप में, लिखित रूप में किसी ने इसको लिख के दिया होगा ना। जब तक जो अधिकार हमें लिखित रूप से नहीं मिल जाता का एज ए लॉ बना के, वो क्या रहता है, ओरल रहता है, और सिर्फ कहने की बात होती है, जब जो चाहे वापस ले ले और जब जो चाहे दे दे। तो इसका आधुनिक मॉडर्न तरीका जो ह्यूमन राइट्स का है, इसका आरंभ हुआ था यूरोप से, जब मानवाधिकारों के विचार को प्राकृतिक अधिकारों के रूप में उभरने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है। नाउ इट वाज इन अर्ली मॉडर्न यूरोप व्हेन द आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स कैन बी सेड टू इमर्ज्ड इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल राइट्स। किस रूप में उभरा था? प्राकृतिक अधिकारों के रूप में। प्राकृतिक अधिकार, देखो बेटा, प्राकृतिक अधिकार नेचुरल स्कूल से संबंधित है। नेचुरल स्कूल क्या होता है? देखो, नेचुरल मतलब तुम इसको ऐसे समझो, नेचर, हिंदी क्या होगी इसकी? प्राकृतिक। बहुत इजी है, इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो आप। प्राकृतिक क्या होता है? जब प्रकृति बनी होगी, जब नेचर बना होगा, ठीक है। जब नेचर बना तो मानव बना। नेचर ने मानव को क्या दिया? राइट टू लाइफ दिया, जीवन दिया, तभी तो मानव आया। खाने का अधिकार दिया, आप खाओ तभी जिंदा रहोगे। पानी का अधिकार दिया, सोने का अधिकार दिया, सोने का मतलब गोल्ड का नहीं, सोने का, ठीक है, स्लीपिंग का। नाउ ये सब क्या हो गया? हमारे प्राकृतिक है। हर इंसान, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब, कुछ प्राकृतिक अधिकार सबको प्राप्त है, नेचुरल अधिकार, ठीक है। तो वही बात कह रहा है कि जब यूरोप में फर्स्ट फंडामेंटल राइट लिखा गया या प्रदान किया गया, तो नेचुरल रूप में प्रदान किया गया कि हर इंसान को जीने का अधिकार है, हर इंसान को सांस लेने का अधिकार है, हर इंसान को भोजन का अधिकार है। आई थिंक समझ रहे हो तुम? नहीं समझ रहे हो? कुछ पूछना है? कहाँ गई ना? थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं फिर भी। तो सबसे पहले देखते हैं एंशिएंट बैकग्राउंड। एंशिएंट मतलब जो हमारा आदिकाल में हमें अधिकार प्राप्त रहे होंगे, तो क्या प्राप्त रहे होंगे? जीवन का अधिकार प्राप्त ही रहा होगा, है ना।
भोजन का प्राप्त रहा होगा, हर व्यक्ति को अन्य आवश्यक सोने का अधिकार प्राप्त था, वगैरह वगैरह। बट कहीं पर रिटर्न इसका उल्लेख आपको नहीं मिलता, ठीक है, एक्सेप्ट हिंदू कल्चर मिलता है। अब जब हम लोग इंडियन एवोल्यूशन देखेंगे तब बताएंगे, ठीक। फिर भी क्या होता है, सबसे पहली बार अगर आपको कहीं पर लिखा मिलेगा तो वो मिलेगा साइरस सिलेंडर 539 बीसी, 539 ईसा पूर्व में। क्या था ये, जब साइरस ने बेबीलोन पर हमला किया, ठीक है, तब उन्होंने वहां के जो लोग थे उनको बहुत सारे अधिकार दिए लिखित, ठीक है। उसमें से एक अधिकार इन्होंने ये भी दिया कि जो वहां के दास थे उनको मुक्त कर दिया और दास प्रथा का अंत कर दिया, ठीक है। नाउ क्या कर रहे हैं, स्वतंत्रता का अधिकार दे रहे हैं, दे रहे हैं ना। सबसे पहले आपको उत्पत्ति यहाँ मिल सकती है। उसके बाद क्या हुआ, द मैग्ना कार्टा। वो जब हम भारत का संविधान पढ़ते हैं तो बहुत बार सुनते हैं मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा। क्या है मैग्ना कार्टा? 1215 में जो ब्रिटेन का किंग था, ठीक है, ब्रिटेन का जो किंग था, वहां पर एक अधिकार पत्र आया जिसको मैग्ना कार्टा कहा गया, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में कहा जाएगा, इंग्लिश लैंड, ठीक है, मैग्ना कार्टा कहा गया। नाउ क्या था ये, वहां के जो बड़े लोग थे, अमीर लोग, जैसे अपने यहाँ होते थे मंत्री वगैरह, नहीं मंत्री नहीं, मतलब जैसे कि एक मिनट, क्या बोलेंगे, ठीक है, प्रभुत्व संपन्न मान लो, ठीक है, जो अमीर वर्ग के लोग थे उनको कुछ ऐसे अधिकार जो पहले उनको नहीं प्राप्त थे वो मैग्ना कार्टा के द्वारा दिया गया, ठीक है। बाद में यही अधिकार फिर आम जनता को भी इसी के थ्रू दे दिया गया, ठीक है। तो ये इतिहास का सबसे पुराना पहलू है। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें आई, मैग्ना कार्टा हुआ, ठीक है, देखो, शासन की अवधारणा का पेश किया और सम्राट की शक्ति को सीमित कर दिया। और उसके बाद 1628 का आया पिटीशन ऑफ राइट। देखो, पहली बार क्राउन जो थे, क्राउन के खिलाफ व्यक्ति को अधिकार, राजा जो था, जो किंग होगा, किंग क्वीन होगी, जो भी होगा, किंग या क्वीन होगा, उसके खिलाफ लोगों को कुछ अधिकार प्राप्त हुआ। वो है, ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे हमारे राइट्स बढ़ा रहा है ना। राजा के खिलाफ भी, क्राउन के खिलाफ किसी को शक्ति प्राप्त हो रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला अधिकार पत्र। आप लल्ला बगल करोगे कॉन्स्टिट्यूशन से तो रहेगा। उसके बाद इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स 1689 में आया, ठीक है, और इसमें फंडामेंटल राइट्स, कुछ फंडामेंटल राइट्स को परिभाषित किया गया संसद द्वारा ब्रिटेन के, और उनको दिया गया, ठीक है। ब्रिटिश में अभी तक ब्रिटिश वाला ही हम देख रहे हैं, इतने सारे फंडामेंटल राइट्स हमने देख लिए, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स का क्या देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं, डेवलपमेंट देख रहे हैं, ठीक है, कैसे कैसे डेवलप हुआ है, ठीक है। इंग्लिश में क्या था, इवोल्यूशन, ये लिखा था ना, यही देख रहे हैं, ठीक। उसके बाद आया द राइज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। बट द राइज ऑफ इंटरनेशनल लॉ से पहले कुछ और भी था। देखो क्या था, ये पहला वाला देख लो, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड द इट्स सिटीजन्स established fundamental principles of human rights in context of the French Revolution। ना इसका हिंदी वाला ही देख लो, इंग्लिश वाला लिखा हुआ है, समझ लेना, ठीक है। क्या है उसका, हिंदी वर्जन है, ये हिंदी वर्जन है, ठीक है। मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की गई। देखो, क्या मनुष्य और नागरिक अलग अलग हैं? देखो, नागरिक का मतलब जहां ये लॉ बना वहां के जो सिटीजन्स हैं उनको कुछ स्पेशल हमेशा राइट दिया जाता है। हमारे यहाँ ही जैसे आर्टिकल 16 है ना, आर्टिकल 15 है। और मनुष्य मतलब ऑल ह्यूमंस, तो इनके अधिकारों में क्या अंतर रहा होगा, इनको कुछ एक्स्ट्रा राइट दिया गया होगा, ठीक है। घोषणा की गई 1789 में। किससे किससे प्रभावित थी ये, फ्रेंच फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में थी, ठीक है। नाउ ये 1791 अमेरिका, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ठीक है। कब बना था, 1789 में, ओके। बट इसमें मानवाधिकार नहीं थे, आम जनता को जो है कोई फंडामेंटल राइट नहीं दिया गया था। फिर 2 साल बाद 1709 में, 2 साल बाद 1791 में क्या हुआ, अमेंडमेंट किया गया और आम जनता को अधिकार दिए गए, कुछ अधिकार दिए गए, ठीक है। वही है अमेरिका अधिकार विधेयक, यूएस बिल ऑफ राइट 1791, ठीक है। और अमेरिकी जनता को कुछ अधिकार दिए गए, मौलिक अधिकार दिए गए, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे तुम हेडिंग डालोगी इमरजेंस या डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स। अब क्या हो रहा है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जो है अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का उदय हो रहा है। तो सबसे पहला हो रहा है मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 1948। क्यों हुआ ये, क्यों इसका उदय हुआ, एक्स्ट्रा चीज हम यहाँ बता रहे हैं। देखो, 2 वर्ल्ड वार हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार जब खत्म हो रहा है, 45 44, ओके, देख लेना एक बार। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ है तो उसके बाद क्योंकि बहुत सारे कई करोड़ लोग मारे गए थे, ठीक है, तब मानवाधिकारों को सुरक्षित करने के लिए पहली बार 1948 में एक मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई। इससे पहले भी कई प्रयास किए गए हैं, उसको हम देखते हैं। देखो, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंडिया इसका भाग था, ब्रिटिश कॉलोनी से जस्ट निकला था, है ना, और इंडिया इसका भाग बना था, ठीक है। जिसने क्या किया, फंडामेंटल राइट्स का एक आधारभूत ढांचा तैयार किया, ओके। ये मुख्य रूप से देखो उसके बाद क्या हुआ, ये है इनका नाम, देखो यहाँ से तुमको हम हाईलाइट करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कारेल वर्शाक, कौन थे ये ह्यूमन राइट्स के स्कॉलर थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, देखो हर चीज का मैंने हिंदी ट्रांसलेशन ऐड किया है। इन्होंने क्या किया था, 3 जनरेशन का, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ह्यूमन राइट्स लिख रहे हो तो इसको लिखना है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स का 3 जनरेशन बताया था, द आइडिया ऑफ 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बताया था। फर्स्ट जनरेशन क्या था, प्रथम पीढ़ी का अधिकार, यह मुख्य रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार है। क्या है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सरकारी अतिक्रमण, सॉरी, ठीक है, से सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्ति की सुरक्षा, भाषण, धर्म और सभा की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। क्या है फर्स्ट जनरेशन अधिकार, जो सिविल और पॉलिटिकल राइट है, और इंडिविजुअल की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो हमारी प्राइवेट फ्रीडम्स है, और जो हमारा प्रोटेक्शन है सरकार से, वो प्रदान करता है, जैसे कि हमारे जीवन का अधिकार हो गया, लिबर्टी हो गई, और सुरक्षा, भाषण, धर्म, इंग्लिश वाले में पूरा नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा मिलेगा तुमको ये, यहीं पे देख लो, लक्ष्य, अगर हम नहीं बताना भूल गए तो यार काम आ जाएगा। देखिए हमारा आर्टिकल 21 हो गया, 19 हो गया, ठीक है, 26 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, है ना। ये हमारा फर्स्ट जनरेशन में आएगा, ठीक है। तो ये जो है कारेल वसक, ये जो है 3 भागों में ह्यूमन राइट्स को 3 जनरेशन में बांटते हैं। अगर जनरेशन नहीं समझ में आ रहा तो तुम इसको 3 पार्ट बोल सकती हो, ठीक है, ठीक है। पहले पार्ट में क्या रखते हैं, फर्स्ट पार्ट में सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जो क्या करता है, आम इंसान की स्वतंत्रता की और सरकार से उसकी सुरक्षा करता है, जैसे कि भाषण, सुरक्षा, धर्म इत्यादि की, ठीक है। सेकेंड जनरेशन क्या है, सेकेंड पार्ट में क्या आता है, इकोनॉमिक और सोशल और कल्चरल राइट्स, ठीक है। इक्वलिटी एंड द कंडीशन नेसेसरी फॉर ए डिग्निफाइड लाइफ, एग्जाम्पल इंक्लूड द राइट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर, वर्क एंड एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्या बोल रहा है इसमें, कौन सा आएगा, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, जो समानता और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक शर्तों पर जोर देते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा, स्वस्थ सेवा, काम और पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार शामिल है। तो दूसरे को भी आपने देखा हुआ है, दूसरा पार्ट का अधिकार हमें कहाँ प्राप्त है, कुछ याद आ रहा हो तो बताओ, बताएं हम। देखो सेकेंड पार्ट को आप ऐसे देख सकते हो, तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या था, सबसे प्रायर वाला आ रहा था फंडामेंटल राइट, जैसे जीवन का अधिकार है,
ठीक है, बोलने का अधिकार है, भाषण का। सेकंड पार्ट में क्या आ रहा है, उसके बाद वाले सेकंड जनरेशन में, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। कहाँ देखा है तुमने इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? इसको यही लिख दे रहे हैं हम, ठीक है, अगर एग्जाम में मैच करके लिखना हो तो लिख देना। डीपीएसपी, डीपीएसपी देखा है, राज्य के निधि निर्देशक तत्व। वहां पे हमको शिक्षा, राइट, अच्छा, शिक्षा तो हमारा उसमें आ गया है, अब उसमें आ गया है, फंडामेंटल राइट में आ गया है, ठीक है। स्वास्थ्य सेवा, काम और पर्याप्त जीवन स्तर, ये दोनों आपको कहाँ दिखेगा? ये दोनों आपको कहाँ दिखेगा? डीपीएसपी में दिखेगा, ठीक है। ये अधिकार क्या होते हैं? धन, आपके पास धन होना, सामाजिक और सांस्कृतिक, ये जीवन के बाद आते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको सेकंड जनरेशन में रखा है। इसके बाद जो थर्ड जनरेशन पे थर्ड इंपॉर्टेंट आएगा, वो है तीसरी पीढ़ी का अधिकार, जैसे सामूहिक या एकजुटता का अधिकार, जो समूहों, समुदायों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे विकास, शांति और स्वास्थ्य, पर्यावरण का अधिकार। ये भी आप डीपीएसपी में भी देख सकते हो और फंडामेंटल राइट में भी देख सकते हो। कैसे अधिकार हैं ये देखो। सबसे फर्स्ट जनरेशन का हमारा अधिकार क्या बता रहा है? हमारा मूल अधिकार एकदम प्योर वाला, जैसे लाइफ, जीवन, लिबर्टी, स्वतंत्रता, फ्रीडम, ठीक है, ये सब हो गया। जब हमारे पास ये सब आ जाता है तो सेकंड जनरेशन का अधिकार आता है, जिसमें आता है क्या? हमारा एजुकेशनल, कल्चरल और इकोनॉमिकल। देखो ये तुम्हें प्रिम्बल में भी दिखेगा, तीनों तीनों, ठीक है। क्या होता है ये? जब हमारे पास जीवन है तो हमें क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है, इत्यादि चाहिए। और जब हमारे पास ये है आएगा तो हमारा क्या होगा? विकास होगा। जब हमारे पास पैसा आएगा, शिक्षा आएगा, तो हमारे पास क्या होगा? विकास होगा। और हमें क्या चाहिए? स्वस्थ पर्यावरण चाहिए, ठीक है। नाउ फंडामेंटल, पर्यावरण का अधिकार फंडामेंटल में भी दिया हुआ है राइट में, और डीपीएसपी में भी दिया हुआ है। फंडामेंटल में कैसे दिया हुआ है? प्राण का, स्वस्थ वायु का अधिकार। जब पर्यावरण स्वस्थ रहेगा तभी तो अच्छी वायु आएगी, और जब अच्छी सांस लोगे तभी जीवित रहोगे, है ना। और डीपीएसपी में क्या दिया हुआ है? पर्यावरण की सुरक्षा करना, 48A है शायद, ठीक है। आई विश की समझ में आ रहा है। चलो, तो समझ में आ गया। उसके बाद तीन जनरेशन का आपने समझ लिया कि क्या होता है फंडामेंटल राइट्स। दोबारा देखोगे समझ में आएगा। नाउ वर्तमान में कैसे इसका विकास हो रहा है? देखो हमारे पास वर्तमान में इसका विकास तो जारी है, विस्तार जारी है, क्योंकि हर देश फंडामेंटल राइट, मानवाधिकारों को क्या कर रहा है? अपने संविधान में, अपने लॉ में शामिल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। बट हमारे साथ चुनौतियां हैं, जैसे हमारे पास पर्यावरण का अधिकार है, बट जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, ठीक है, या विशिष्ट समूह के अधिकारों पर ध्यान देना, जैसे कि कुछ कास्ट के लोग हो गए, जैसे कुछ ट्राइबल्स एरियाज हो गए जो पिछड़े हुए हैं, उन सब की वृद्धि पर ध्यान देना, और कुछ एरियाज को संरक्षित करना, उनका संरक्षण करना, ताकि उनका विकास हो सके। जैसे कि अंडमान निकोबार में एक ट्राइब है ना, जो अभी भी बहुत पिछड़ी हुई है, और क्या करती है? पूरी नग्न अवस्था में रहती है ना। सरकार वहां किसी को आने जाने नहीं देती ताकि वो सेफ रहे। तो ये सब करंट एवोल्यूशन है। नाउ इन ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, मानवाधिकार। तो भारतीय संविधान में हमने देखा, अभी इतना हमने पिछले लेक्चर में देखा, फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपी में, है ना, ये सब हमारे प्रिम्बल में दिखाई पड़ जाता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। नाउ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एनएचआरसी, राष्ट्रीय मानवाधिकार, जो कि 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित हुआ था। ये क्या करता है? अगर किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ रहता है तो एक प्रहरी के रूप में उसकी रक्षा करता है, और ऐसे उल्लंघनों की जांच और समाधान करता है, मदद करता है लोगों की, ठीक है, मानवाधिकार का उल्लंघन होने पे। हम क्या है इंडिया में, तो इंडिया का थोड़ा सा हिस्ट्री भी देख लेते हैं। हमारे यहाँ मानवाधिकार बहुत पहले से थे, ठीक है। अगर तुम पढ़ोगी मौर्य, मान लो मौर्य काल ही पढ़ लो, ये वहां पर मिलता है कि जो महिला थी वो भी सिपाही होती थी, ठीक है। इसका मतलब राइट टू फ्रीडम के साथ साथ राइट टू इकोनॉमी भी था, राइट टू इक्वलिटी भी थी, ठीक है। बहुत सारे अधिकार तुमको हमारे उसमें भी मिल जाएंगे। ओके, ओके, एडमिशन ओपन है। ये देखो कंक्लूजन, यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली है, नीचे एडमिशन ओपन लिख दिया। लास्ट हेडिंग है कंक्लूजन, फिर मैंने वही कहा पूरा अपना जो तुमने समझ में आया है
पूरा तुम्हारे आंसर लिखने के बाद जो तुमको समझ में आया, पूरा जैसे तुम लोग इससे लिखते हो, लास्ट में जो समझ में आता है उसको तुमको शॉर्ट में 5-6 लाइन में लिखना रहता है। सेम चीज, सेम टू सेम, उसी को कंक्लूजन कहते हैं। नाउ कुछ और भी अधिकार हमें दिए गए हैं, जैसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995, SC/ST एक्ट, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, अनैतिक व्यापार रोकथाम एक्ट, बंधुआ मजदूरी प्रणाली एक्ट, किशोर न्याय बच्चों के लिए एक्स्ट्रा ह्यूमन राइट्स के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनियम एक्ट 1986। ये सब क्या है? ये कुछ एक्ट हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट, हमारे ह्यूमन राइट्स को और भी मजबूत करते हैं। देखो, जब भी एक्ट लिखना, बेयर एक्ट का, तो ये बड़ा वाला यूज करना, ठीक है। ये क्या बनाता है? अधिनियम बनाता है। अगर गलती से तुमने छोटा वाला एक्ट लिख दिया इंग्लिश में आंसर लिखते हुए, तो ये तुम्हारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है कार्य। ओके, सो एक्स्ट्रा पेज है, चलो ठीक है। थैंक यू। कैसा लगा क्लास?